हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 के बारे में। तो लेसन नंबर 3 का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है क्योंकि लेसन नंबर 2 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिट नंबर 1 में ही है ये लेसन नंबर 3 जिसका नाम क्या है, यूनियन बजट जेंडर एंड एनवायरनमेंट, जहां पे हम आज सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट यानी कि GRB किसको बोलते हैं, इसको हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे। और ये हमारी चैप्टर की पहली वीडियो भी होने वाली है और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाइए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो पहले समझते हैं कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट होता क्या है। तो जब हम बात करें जेंडर की तो हम बात किसी करने वाले हैं मेल्स और फीमेल की। तो जब हम बात करते हैं मेल और फीमेल की तो हम देखते हैं कि हमारी समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल में काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे इक्वालिटीज़ मेंटेन करें, लेकिन फिर भी बहुत से सेक्टर ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स की बात कर ली, डिफेंस की बात कर ली या फिर फाइनेंशियल डिसीजंस की बात कर ली, तो वो जनरली जो है ना वो मेल्स अपने पास रखते हैं, ठीक है। और फीमेल्स को हम क्या मानते हैं कि भाई वो अपना घर संभाल लेंगी, है ना, बच्चों को संभाल लेंगी, बाहर जाके जॉब करना हम प्रेफर नहीं करेंगे, मतलब प्रेफर नहीं करते जनरली फैमिलीज के अंदर, सोसाइटी के अंदर फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो बहुत सी जो है ना बाउंडेशंस फेस करनी पड़ती है एक फीमेल को, एक वुमेन को, जब हम सोसाइटी के लेवल पे बात करते हैं। तो इन्हीं इक्वालिटीज को दूर कैसे किया जा सकता है, उसको लेके गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बजट डिफाइन करती है कि मेंस के ऊपर कितना खर्च होगा, वुमेन्स के ऊपर कितना खर्च होगा, ठीक है। अलग अलग पॉलिसीज बनाती है ताकि जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके और जेंडर इक्वालिटी को लाया जा सके, है ना। तो इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। बाकी इसको भी हम और समझेंगे, सिर्फ इतना सा नहीं है, और ही बहुत कुछ है इस टॉपिक के अंदर। तो पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो 3 हमारे यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। पहले में समझना पड़ेगा जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग होता क्या, जो बता चुका हूँ अभी भी। दूसरा, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट ऑन वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो जब हम बात करते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट की तो उसका वुमेन की लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स यानी कि जो बाकी बचे हुए ग्रुप्स हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा, एनालाइज द इंटरप्ले बिटवीन जेंडर एंड इन्वायरमेंट बजटिंग। और यही नहीं, हमें यहाँ पे इंटरप्ले समझना होगा बिटवीन जेंडर एंड इन्वायरमेंट बजटिंग के बारे में, कि जेंडर और इन्वायरमेंट का आपस में क्या रिलेशन है और कैसे जो है दोनों इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे मेन 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अभी सिर्फ हम बात करेंगे पहले कंसेप्ट के बारे में, यानी कि पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में। इसका नाम क्या है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो गवर्नमेंट सीक टू प्रमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। हम सब जानते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी ये नहीं चाहती कि उसकी ग्रोथ ना हो। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या सोचती है कि कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट सीक्स टू प्रमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। जेंडर बजटिंग हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल। तो जहाँ पे जो जेंडर बजटिंग है वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक इम्पोर्टेंट टूल बन जाता है। जेंडर बजटिंग रेफर्स टू एनालाइजिंग हाउ बजट एलोकेशन इम्पैक्ट डिफरेंट जेंडर्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे जो बजट एलोकेट होता है ना डिफरेंट जेंडर्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है जेंडर्स को। एंड एडजस्टिंग पॉलिसीज एंड स्पेंडिंग टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। और कैसे जो पॉलिसीज हैं उसमें एडजस्टमेंट इफेक्ट होती है, और कैसे स्पेंडिंग टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, और कैसे स्पेंडिंग यानी कैसे खर्चे किए जाते हैं जेंडर की इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, फिर इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इनइक्वालिटी पहले बहुत कम थी, ठीक है। अब तो वैसे इनइक्वालिटी कंट्रोल में आ रही है, और कई जगह तो यही बोल देते हैं कि भाई जेंडर इक्वालिटी कर करके लोगों ने कहीं ना कहीं फीमेल्स को, जो कि ठीक बात भी है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि फीमेल्स को ऊपर पहुंचा दिया है एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं या फिर बहुत सी जगह ऐसी हैं, सोसाइटी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी देखने का मौका हमें मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा मेन पॉइंट। अब समझते हैं एक नोट, वो क्या है, व्हेन इट कम्स टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं किसी भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की, इंडाइसेस लाइक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो गई, हेल्थ हो सकता है, एंड एजुकेशन, वुमेन इन इंडिया ट्रेल बिहाइंड मैन। तो वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, मैन के
पीछे ही रह जाती हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, खासकर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि आप देखो तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जनरली मेंस को प्रोवाइड की जाती हैं। मेरा काम होता है कि ऐसे ना कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्ट करे। वो मेरा काम क्या होता है कि वो अपने घर में, ठीक है, घर गृहस्थी को संभालने पर ध्यान दे, ठीक है, बच्चों का ध्यान रखे। तो ये सब चीज़ें, वुमेन आर इनकरेज टू गेट मैरिड यंग। और यही नहीं, वुमेन को इस बात को लेके फैमिली इनकरेज करती है कि आपको जल्दी से जल्दी शादी करनी है, प्रेशर टू हैव अ चिल्ड्रन यंग, और फिर चिल्ड्रन मतलब बच्चे वगैरह होने चाहिए, एंड एक्सपोज टू मोर हेल्थ हैजार्ड्स, जिसकी वजह से कहेंगे उनकी हेल्थ का खराब होने का डर भी रहता है। तो ये सब चीज़ें ना कहीं इस सोसाइटी की एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मोरली गलत चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो है फीमेल्स के ऊपर कुछ चीज़ें, वुमेन्स के ऊपर कुछ चीज़ें फोर्स कर देते हैं, ठीक है, कि भाई उन्हें इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं लेने, अपने करियर के बारे में नहीं सोचना, उन्हें सिर्फ सोचना है अपनी फैमिलीज़ के बारे में, है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक सोसाइटी की गलत चीज़ें मानी जाती हैं कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं मेन या और वुमेन को इक्वल तराजू में रखते हैं। इनइक्वालिटी मतलब मेंस को तो पूरी रहती है कि भाई आप जो मर्जी करो, जिस मर्जी करियर पे ध्यान दो, जो मर्जी अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए, ठीक है, आप उसके लिए काम करो, उसके लिए मेहनत करो। लेकिन फीमेल्स को, वुमेन्स को वो सेम मौके नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक गड़बड़ है। इसी को कंट्रोल करने के लिए हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। अब समझते हैं जीआरबी, जिसका नाम ही क्या है, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट। तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट एग्जामिन्स गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो एक ऐसी प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं एग्जामिन करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट के उन प्रोग्राम्स को एंड इनिशिएटिव्स को थ्रू लेंस ऑफ जेंडर, जहाँ पे हम लेंस मतलब हर एक प्रोग्राम को, हर एक इनिशिएटिव को जेंडर की नज़र से देखते हैं। मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ रिसोर्सेज, और यही नहीं, मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज, सेट टू देम, इवेलुएट्स हाउ वेल दे आर इम्प्लीमेंटेड एंड हैव एन इम्पैक्ट एंड मेक्स रिकमेंडेशंस फॉर फर्दर रेमेडियल एक्शन टू एलिवेट जेंडर इनइक्वालिटीज। यानी कि ये सब चीज़ें करते हैं सिर्फ किस चीज़ को हटाने के लिए, जेंडर की इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए। यानी कि हम जो रिसोर्सेज खर्च करते हैं, ठीक है, यही नहीं, हम कहीं ना कहीं वो भी देखते हैं कि वो पैसा कहाँ पे, वो रिसोर्सेज कहाँ पे खर्च हुए हैं, किस प्रकार से एलोकेट हुए हैं, क्या सही में जेंडर इनइक्वालिटीज को कंट्रोल करने के लिए काम किया जा भी रहा है या नहीं काम किया जा रहा। तो ये सब काम किसका होता है, जीआरबी का। इसके बाद द फोकस इज ऑन इनहेंसिंग वुमेन्स वेलफेयर। इनका मेन फोकस क्या होता है कि वुमेन्स का वेलफेयर जो है वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि हम सब बहुत चीज़ें देखते हैं कि इतने बुरे बुरे कंडीशंस में फीमेल्स रहती हैं। ये सिर्फ मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीज़ है, नहीं, उन्हें बहुत सी जगह असॉल्ट भी किया जाता है ना। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं मैरिज के बाद भी, मैरिज से पहले भी, ठीक है, इतने सारे क्राइम्स होते हैं। कोई पर्टिकुलर जो है ना कानून फॉलो नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर की तो चलो मैं इंडिया में बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप सब लोगों को ही पता है, मुझे ही पता है कि क्या हाल चल रहे हैं, कि लोगों के अंदर किसी भी क्राइम को लेकर कोई भी खौफ नहीं है, ठीक है, क्यों लोगों को लगता है किसी चलते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पावरफुल पर्सन आ गया जिसने क्राइम किया है, वो तो अपने पावर के इन्फ्लुएंस से बच जाएगा। कोई फाइनेंशियल अच्छा है तो अपने पैसों के इन्फ्लुएंस से बच जाएगा। तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वुमेन्स के ऊपर जो क्राइम्स हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। बहुत सी NGOs हैं जिन चीज़ों में काम करती है कि फीमेल की इकोनॉमिक कंडीशंस, उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनकी फैमिली कंडीशंस काफ़ी बेटर होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो द फोकस इज ऑन इनहेंसिंग वुमेन्स वेलफेयर एंड इकोनॉमिक कंडीशंस थ्रू पॉलिटिकल एक्शन। पॉलिटिकल एक्शन को लेने के बाद यही देखा होगा आपने कि इसी की वजह से पॉलिटिक्स में भी बहुत सी सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी हैं सिर्फ फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए। तो कहीं ना कहीं पावर में भी वुमेन्स आए, जब वुमेन्स पावर में आएंगी तो वो कहीं ना कहीं वुमेन्स के लिए अच्छा काम ही करेंगी। कुछ ऐसे लॉज बना सकती हैं, कुछ ऐसे NGOs खोल सकती हैं, कुछ बहुत सी चीज़ें ध्यान दे सकती हैं ताकि वुमेन्स का वेलफेयर हो पाए। इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ में, चाहे वो खासकर पॉलिटिकल एक्शन हो या फिर डिफेंस सेक्टर हो, वहाँ पे वुमेन्स भी जो है बड़े लेवल पे काम कर सके या फिर काम करे, ताकि बाकी वुमेन्स भी मोटिवेट होंगी उससे, है ना। एक लॉजिक वाली बात है, जब एक फीमेल पढ़ती है किसी गांव की तो बाकी सारी जो फीमेल्स हैं वही मोटिवेट होती हैं कि हमें भी जो है पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि जैसे इसने अपनी मनपसंद जॉब ली या फिर इसने अपनी लाइफ को इतना बेटर बनाया तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि जब एक पर्सन कोई अपॉर्चुनिटी, किसी एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसका फायदा उठाता है, तो कहीं ना कहीं बाकी सब लोग भी जो है ना उस अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वही सेम हिसाब है ना।
एक डायलॉग बोलते हैं ना हिंदी में कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वही चीज़ है कि जब सब नहीं पढ़ रहे तो कोई सोचता ही नहीं पढ़ने के बारे में, जब सब पढ़ रहे होते हैं तो सब सोचते हैं कि भाई इस कॉम्पिटिशन में मैं कैसे आगे निकलूँ। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट समझते हैं। तो जीआरबी इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ ट्रेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जीआरबी जरूरी क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे बात करें ट्रेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है ऑफ रिसोर्सेज इन नेशनल बजट, कहाँ पे? नेशनल बजट के अंदर। हैव डिस्टिंक्ट इफेक्ट्स ऑन मैन एंड वुमेन, इसके अलग अलग इफेक्ट्स हैं, मैन के ऊपर भी और वुमेन के ऊपर भी। द प्रोसेस of incorporating the viewpoint of women into policy design, implementation and assessment of going to, अच्छा एक मिनट धीरे धीरे पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रोसेस है पूरी। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द व्यू पॉइंट ऑफ वुमेन, कि पहले हमें समझना पड़ेगा कि वुमेन का व्यू पॉइंट होता क्या किसी भी चीज़ को लेके, इनटू पॉलिसी डिजाइन, उसको पॉलिसी के रूप में लेके आना। इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसमेंट ऑफ ऑन गोइंग एंड गोज बियॉन्ड सिंपल अकाउंटिंग। यही नहीं, उन चीज़ों का हिसाब किताब भी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हमने, जो भी रिसोर्सेज हमने फीमेल्स के लिए खर्च किए हैं, वुमेन्स की इनइक्वालिटी के लिए, इनइक्वालिटी को हटाने के लिए खर्च किए हैं, इक्वालिटी के ऊपर खर्च किए हैं, तो उन सब चीज़ों की जो ना वहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? डाटा भी हमारे पास होना चाहिए। मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉय जीआरबी टू कॉम्बैट जेंडर इनइक्वालिटी। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, जो बहुत सी कंट्रीज हैं, बहुत से रीजन्स हैं इस वर्ल्ड के, जो बहुत सी कंट्रीज हैं वो जीआरबी को फॉलो करती है टू कॉम्बैट जेंडर इनइक्वालिटी, ताकि जेंडर इनइक्वालिटी को हटाया जा सके। तो जीआरबी इज नेसेसरी बिकॉज देयर are difference in how resources are distributed। अब पॉइंट यह है कि जीआरबी इतना नेसेसरी है क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे डिफरेंसेस हैं, हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि मैन और वुमेन के बीच में रिसोर्सेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन नेशनल बजट के अंदर। क्योंकि जब बजट जब बजट बन रहा है, हम जानते हैं बजट बनता है एक कंट्री का, तो हम देखते हैं ना भाई किस सेक्टर पर कितना खर्च हो रहा है। ऐसे ही वो भी जरूरी है कि किस जेंडर पर कितना खर्चा किया जा रहा है और किसको कितनी फैसिलिटीज मिल रही है, किसके ऊपर कितनी जो चीज़ें हैं वो डेवलप करने पर खर्चा किया जा रहा है। तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। कितने गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जा रहे हैं जो सिर्फ फीमेल्स की स्टडी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, फिर जहाँ पे वुमेन की स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। कितने लॉज बन रहे हैं वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, चाहे वो वर्किंग कंडीशंस के अंदर हो, चाहे वो फैमिलीज़ के अंदर हो, वो सब काम किसका होता है? जीआरबी का होता है। Beyond mere accounting, the process of including the perspective of women in policy creation, यही नहीं, हम यहाँ पे वुमेन का पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश करते हैं। अगर उनके लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो सिंपल सी बात ये भी आती है ना भाई, जिसके लिए पॉलिसी बनाएंगे उसका ध्यान ही रखेंगे कि उसकी उनकी सोच कैसे है, वो कैसे सोचते हैं उन पॉलिसी को लेके, तो फ़ायदा क्या है? अगर हमने कोई वुमेन के लिए पॉलिसी बनाई है तो वुमेन का क्या मत है उस पॉलिसी को पता होना चाहिए ना, उनका क्या पर्सपेक्टिव है उस चीज़ के ऊपर, वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। एक्सिक्यूशन एंड इवेल्युएशन इज ऑनगोइंग, और एक्सिक्यूशन इवेल्युएशन चलता रहता है। जीआरबी इज यूज्ड ओवर द वर्ल्ड, जीआरबी जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में, ओवर द वर्ल्ड यूज की जाती है टू टैकल इनइक्वालिटीज बिटवीन जेंडर, ताकि जेंडर्स के बीच में इनइक्वालिटीज को हम यहाँ पे टैकल कर सकें। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वाई जेंडर बजटिंग मैटर्स, क्यों जेंडर बजटिंग इतना मैटर करता है? बाकी तो मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, क्योंकि इसका मेन मकसद क्या है? हर तरीके से इक्वालिटी हो मेल और फीमेल, मैन और वुमेन के बीच में। तो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एवर टू इनकरेज इफेक्टिव जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग ड्यू टू दीज डिस्पैरिटीज़। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी डिस्पैरिटीज़ हैं जो हम कंपैरिजन करते हैं मेंस का और वुमेन्स का। बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां वुमेन्स को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है काम करने की, या फिर बिल्कुल भी परमिशन नहीं है जाने की। यही नहीं, उनकी वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ख़राब होती है। आपने ये भी चीज़ फील की होगी कि बहुत सी जगह वुमेन काम जरूर करती है, पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि वो इक्वल एबिलिटी से काम नहीं करे जितनी एबिलिटी से मैन काम कर सकता है, तो उनको सैलरी भी कम मिलती है, वेजेस भी कम मिलते हैं, और मेन बात है कि वो तैयार भी हो जाती हैं उस वेजेस पे भी काम करने को लेके, पता नहीं क्यों। ठीक है, वो ना अपने वेजेस को बढ़ाने की बात करती। ठीक है, तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो वही सब चीज़ है। तो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एवर टू इनकरेज इफेक्टिव जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग ड्यू टू दीज डिस्पैरिटीज एंड इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। क्यों? और इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी है। इंडिया हैज़ ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट जेंडर इक्वालिटी, तो जो इंडिया है वो यहाँ पे कोशिश कर रहा है इनकॉर्पोरेट जेंडर इक्वालिटी, की भाई जेंडर्स के बीच में इक्वालिटी लाई जाए इनटू हिज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। वो भी किसके अंदर? अपने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी इक्वल पार्ट मिले मेल्स को, फीमेल्स को, मेन को, वुमेन्स को, ताकि वो एक साथ मिलकर काम कर पाएं। और कहीं ना कहीं, और जब वुमेन्स बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाएंगी, पॉलिटिक्स में आएंगी, तो कहीं ना कहीं वो अपने तब क्या खासकर अपनी जेंडर के भलाई के लिए काम जरूर कर सकती
सकती हैं। तो इंडिया हैज ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट जेंडर इक्वालिटी इनटू इट्स लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स बाय इंक्लूडिंग स्पेसिफिक इनिशिएटिव टुवर्ड्स इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, है ना, ताकि वुमेन का जो स्टेटस है वापस राइज करवाया जा सके। ठीक है, स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं इस चीज़ों करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर देखो 5 ईयर प्लान में ध्यान दिया गया इन चीज़ों के ऊपर। आप सबको पता है ना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इंडिया, तो हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो लॉन्च किए थे ताकि स्टेप बाय स्टेप हम अपनी इकोनॉमी को, ठीक है, अपने पॉलिटिक्स को या फिर किसी भी चीज़ को ग्रोथ अगर करवानी है तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। तो उसको मैं क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान बोलते हैं, जहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर फोकस किया गया। बिगिनिंग विद 6th प्लान 1980 से 1985, यहाँ पे वुमेन्स के बारे में बात होनी चालू हो गई थी। तो इंडिया रिकॉग्नाइजेज दैट डिस्पैरिटी बिटवीन जेंडर्स पोजेसेस अ रिस्क इन द कंट्रीज बैलेंस डेवलपमेंट। और इंडिया ने ये चीज़ फील की कि अगर इसी तरीके से जेंडर के बीच में गैप रहा, इनइक्वालिटीज रहीं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमें बैलेंस डेवलपमेंट ना देखने को मिले। वैसे बैलेंस डेवलपमेंट आज भी नहीं है, पता है क्यों नहीं है, बताया है मैंने, हज़ारों बताया। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ 3 सेक्टर्स हैं लेकिन तीनों की ग्रोथ इक्वल नहीं है। जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, टर्सरी सेक्टर की, किसी का तीनों की ग्रोथ इक्वल है। प्राइमरी और टर्सरी अपने पूरे होशो हवा से बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, अब कहाँ पे इन्वॉल्व है, सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो आज भी अंडर डेवलप्ड है, यानी कि डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलप नहीं कर पाया। जिसको क्या बोलते हैं कि हमारी कंट्री आज भी डेवलपिंग नेशन का पार्ट है, वेल डेवलप्ड नहीं है हम लोग। ठीक है, तो वही चीज़ है, अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट की जो हम बात करें ना, वो कब होगा, जब हम लोग यहाँ पे मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं देंगे। ठीक है, तो हो सकता है हमारी जो डेवलपमेंट है वो क्या है, यहाँ पे बैलेंस डेवलपमेंट ना हो पाए हमारी, और वो आज भी नहीं है। पर आज वो दूसरा रीज़न है, इस रीज़न की भी रीज़न नहीं है, एंड इज़ वर्किंग टू क्लोज द गैप्स। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इस गैप्स को क्लोज करने का काम करती है कौन, हमारा GRP, है ना, GRP जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता दूँ, यही चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला ना कि अनबैलेंस ग्रोथ का, अनबैलेंस डेवलपमेंट का रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ पे इनइक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन। ऐसा हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बाधा बन जाए। क्यों बन जाएंगी? क्योंकि आप अगर जितनी भी डेवलप्ड नेशंस देखते हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ चाइना का, चाइना पे आपको पता होगा कि चाइना में जो भी फैक्ट्रीज के अंदर जो भी प्रोडक्शन होती है, जो भी अंदर की प्रोडक्शन होती है ना, बिल्कुल मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो सारा काम फीमेल संभालती है। मेंस का काम पता है वहाँ पे क्या होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, यानी कि बाकी चीज़ें जो है ना वो मेंस करते हैं। प्रोडक्शन करना उनका काम नहीं है, उनका काम है कि सेल्स कैसे जनरेट होगी, मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है, यानी कि जो भी और बड़े बड़े काम हैं, यानी कि वहाँ पे पूरी इकोनॉमी जो है ना वो एक साथ मिले काम करी है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, मेल, फीमेल। इसलिए तो देखो ना, आज जो चाइना है वो प्रोडक्शन हब बन के बैठा हुआ है ना, कि पूरे जो वर्ल्ड है वो उसके लिए क्या है, कंज्यूमर है, और वो खुद क्या है, एक प्रोड्यूसर है। एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे इंडिया और चाइना बिल्कुल एक स्टेप पे था, बिल्कुल एक जैसा ही था अपनी इकोनॉमी को लेके। लेकिन आज देखो उनका लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है ना, तो बहुत सी दिक्कतें आ गई हैं। तो कोई नहीं, देखते हैं, डेवलपिंग स्टेज में तो हम भी हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे आगे निकलने की। बट चाइना को टच करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत दूर है, ठीक है, इकोनॉमी में, GDP के हिसाब से। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और डीप में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट को हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो यहाँ पे है क्या, द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ जेंडर बजटिंग। जब हम जेंडर बजटिंग करते हैं तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस करना हम चालू करेंगे। अब देखो, जब हम जेंडर बजटिंग की बात करते हैं तो यानी कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं बजट के अंदर हर एक जेंडर को इक्वालिटी देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे मेंस हो चाहे वो वुमेन हो, है ना, सॉरी मेंस बोल रहा हूँ, मैन हो चाहे वो वुमेन हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक इंग्लिश का रूल लगता है, मैन के आगे मेंस नहीं लगाते, हम MEN कर देते हैं, है ना, वो आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ इंग्लिश में। ठीक है, वो थोड़ा सा जुबान फिसल गई थी मेरी। हाँ, तो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, उनको इक्वालिटी देने की कोशिश करते हैं, है ना, बजट के अंदर, यानी कि इक्वल रिसोर्स एलोकेट करने की कोशिश करते हैं दोनों जेंडर्स के बीच में, ताकि हम जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक
इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सकें अपनी कंट्री को, ठीक है, एलोकेट करते हैं अच्छे से रिसोर्सेज को। अब वो कैसे करते हैं वो चीज़ें समझते हैं, और ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रखती है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है पब्लिक फाइनेंस का, एंड पॉलिसी द रिसर्च आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं MOF, डेवलप्ड एनालिटिकल मैट्रिसेस। इन्होंने बहुत सारी एनालिटिकल मैट्रिसेस बना रखी हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स बना रखे हैं, एंड मेथोडोलॉजी टू कन्वर्ट जेंडर कमिटमेंट्स, ताकि जो है ना जेंडर कमिटमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। यानी कि जेंडर से जो भी वादे किए हैं, जो भी कमिटमेंट करी है कि हम आपको ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, तो वो उन्हें प्रोवाइड किए जाने चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। कमिटमेंट्स इनटू बजटरी कमिटमेंट्स इन इंडिया 2005 और 6, मार्किंग ऑफ द स्टार्ट ऑफ GRB। अब यहाँ से जो है ना कहीं ना कहीं हमारी GRB स्टार्ट हो गई थी। GRB यानी कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट एज अ फिजिकल इनोवेशन। ये हमारे पास क्या था, एक फिजिकल इनोवेशन था। फिजिकल इनोवेशन यानी कि जहाँ पे हमने पहली बार फाइनेंस में कहीं ना कहीं जेंडर की इक्वालिटी देखने की कोशिश करी थी, यानी कि हमने कहीं ना कहीं फाइनेंस में जेंडर, दोनों जेंडर्स को, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, दोनों को हमने इक्वालिटी देने की कोशिश की थी। सिंस देन द MOF यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज बीन रिक्वायर्ड बाय फंड कॉल सर्कुलेशंस टू प्रोवाइड जेंडर बजट स्टेटमेंट। अब इन्हें बोला क्या गया कि हमें जो क्या देना पड़ेगा, जेंडर बजट स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे कि किस जेंडर पे कितना रिसोर्स जो है वो एलोकेट किया गया है विद द यूनियन बजट ईच ईयर। यूनियन बजट तो आता ही है कि जहाँ पे हम ये सब डिटरमाइन करते हैं। आप सबको पता है कि 1 फेब को जो है हमारी कंट्री का बजट लॉन्च हो जाता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर का, जहाँ पे गवर्नमेंट ये शो करती है कि कौन सा पैसा किस किस सेक्टर में खर्च होगा, स्टेट्स को कितना पैसा मिलेगा, ग्राम पंचायत को कितने पैसा मिलेगा, सब कुछ वहाँ पे डिटरमाइन होता है। साथ साथ अब ये एक नया कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस हो गया था कि किस जेंडर पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, या फिर गवर्नमेंट जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए कितना कितना पैसा खर्च करने वाली है, कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च करने वाली है, वो सब कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होता है। अब देखते हैं इसके पॉइंट्स की बेनिफिट्स क्या हैं। हमने ये तो बात कर ली, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला क्या होगा, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो समझते हैं। तो व्हेन वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैव ग्रेटर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, अगर जो वुमेन है और जो हमारी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनके पास क्या होगा, ग्रेटर एक्सेस होगा अपॉर्चुनिटीज का, तो वो कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकती है, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड राइज कर सकते हैं। यही नहीं, रिसोर्सेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बूस्ट GDP। इस तरीके से क्या होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन पार्ट लेते थे, अब वहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होगा, यानी कि फीमेल्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। और अगर फीमेल का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है तो उससे क्या होगी, हम जो है वो इकोनॉमिकली बूस्ट कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट। अब ये दूसरा पॉइंट क्या है वो डिस्कस करते हैं। इम्प्रूव्ड एलोकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। जब हम बात करें इम्प्रूव्ड एलोकेशन, वो भी किसके, पब्लिक फंड्स के, ठीक है। यानी कि हम जो है कहीं ना कहीं कैसे पब्लिक फंड को यहाँ पे अच्छे से एलोकेट कर सकते हैं, इम्प्रूवली एलोकेट कर सकते हैं। 1 मिनट वेट करना, फिर डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को थोड़ा डीप में। चलो फिर हम डिस्कस करते हैं क्या कंसेप्ट। हाँ, तो कंसेप्ट क्या था हमारे पास, इम्प्रूव्ड एलोकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, कि जो पब्लिक फंड्स यानी कि गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है जिसको हम बजट बोलते हैं, वो जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से खर्च होना चाहिए, उसका एलोकेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब कैसे होगा वो समझते हैं। जेंडर बजटिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई हाउ पब्लिक फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जो जेंडर बजटिंग होता है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि पब्लिक फंड जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन मैन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स। दिस कैन रिवील इनइक्वालिटीज एंड इनएफिशिएंसीज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं या तो इनइक्वालिटी रिवील होगी या इनएफिशिएंसी रिवील होगी। यानी कि अगर मान लो कि प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्स का, बजट का, इनकम का, इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज है, इनएफिशिएंसी है एलोकेशन में। अलाउइंग फंड्स टू बी रीएलोकेटेड, जो फंड्स हैं अलाउइंग फंड्स टू बी रीएलोकेटेड, की रीएलोकेटेड भी होना चाहिए टू प्रोग्राम्स बेनिफिटिंग मार्जिनल
marginalized, that results are budgets that more effectively meet the needs of all citizens। ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जो बजट्स है जो वो है वो मोर इफेक्टिवली मीट हुए हैं और नीड्स ऑफ ऑल सिटीजन्स, और उसको खर्च भी किया गया है हर एक सिटीजन्स की नीड के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो है रिड्यूस्ड पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। अब ये रिड्यूस पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी क्या है वो डिस्कस हम यहाँ पे कर लेते हैं। बात किसकी है कि गरीबी कम करनी है और इनकम की इनइक्वालिटी भी कम करनी है। हम सब एक चीज़ को जानते हैं कि पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा और बहुत मेन रीज़न होता है इनइक्वालिटी, क्योंकि पॉवर्टी कब होती है, दो तरीकों की वजह से। या तो पूरी कंट्री में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इतना भी गरीब नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इंडिया की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 90% रिसोर्सेज सिर्फ 10% लोगों के पास है, और जो बाकी बचे हुए 10% रिसोर्सेज हैं उस पर 90% लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इनकम इनइक्वालिटी। तो कहीं ना कहीं हम इसके जरिए जो है ना इनकम इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। तो जेंडर बजटिंग एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक रिसोर्सेज। इनका मेन एम क्या होता है कि हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पब्लिक रिसोर्सेज को एंड सर्विसेज को मोर फेयरली, एक अच्छे तरीके से बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, चाहे वो अमीर गरीब हो यानी कि रिच और पुअर सेक्टर हो या फिर मैन वुमेन हो। तो दिस कैन हेल्प लिफ्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं आउट ऑफ पॉवर्टी से बाहर आने में, बाय फंडिंग प्रोग्राम्स, बहुत से प्रोग्राम्स को फंड करके, दैट इंक्रीज एक्सेस टू हेल्थ केयर, जिसके जरिए वो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर की तरफ एक्सेस ले सकते हैं, एजुकेशन की तरफ उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी मिलेंगी। ये लास्ट लाइन सबको दिखनी होगी, इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूँ, बाद में आखिरी में दिखा दूंगा कि क्या लिखा हुआ था ये, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ कि जैसे ही गवर्नमेंट जो है एक प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को, इनकम को, बजट को एलोकेट करेगी, तो इससे होगा क्या, जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है या फिर जो भी लोग पॉवर्टी से यानी गरीबी से जूझ रहे हैं उन्हें कुछ बेनिफिट मिल जाएंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज हो या फिर हेल्थ केयर हो और फाइनेंशियल सर्विसेज हो, ये सब कहीं ना कहीं उन्हें अवेलेबल हो जाएगा अगर हम रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से एलोकेट करते हैं। तो ओवर टाइम दिस नैरोज द इनकम गैप इन सोसाइटी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इनकम गैप है सोसाइटी के बीच में वो भी क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा या फिर कम किया जा सकता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट बाकी है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास इस पॉइंट में, हायर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स। यही नहीं, इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा जनरेट किए जा सकते हैं। वो कैसे होगा वो समझते हैं। इन्वेस्टिंग इन वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थ्रू टारगेटेड बजट एलोकेशंस हैज बीन शोन इन यील्ड हाई रिटर्न्स। जब हम जो है बजट का हिस्सा फीमेल्स यानी कि वुमेन के ऊपर खर्चा करना चालू कर देंगे या फिर बजट का जो एलोकेशन है वो हर एक समाज के तबके तक पहुंचेगा, हर एक पर्सन, हर एक ग्रुप के पास पहुंचेगा, तो इससे होगा क्या, हर एक ग्रुप जो है वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड राइज करने की कोशिश करेगा। यही नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करेंगे, जिसके जरिए हम जो है वो कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट का ज्यादा रिटर्न्स उठा सकते हैं। और यही नहीं, हमारी जो इकोनॉमी है वो भी क्या करेगी, फटाफट बूस्टअप करेगी। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट कब होंगे, जब रिसोर्सेज, वेल्थ और बजट प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी लोगों के बीच में। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, जेंडर बजटिंग शुड बी एन इकोनॉमिक प्रायोरिटी। जेंडर बजटिंग जो है ना, मतलब एक तरह से मैं समराइज कर रहा हूं इन सारे पॉइंट्स को, तो जेंडर बजटिंग है वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब इकोनॉमिक प्रायोरिटी होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि बिना इसको प्रायोरिटी में लेके आए हुए हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर तरीके से एलोकेट नहीं कर सकते। फॉर गवर्नमेंट्स सीकिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, ताकि हम जो है सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाए। और यही नहीं, ग्रोथ भी हो तो सबकी ग्रोथ हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ पर्सन ग्रो कर रहे हैं, कुछ पर्सन अभी भी ग्रो नहीं कर पा रहे या फिर अपनी जिस भी लेवल पे थे उससे और नीचे आते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ठीक है, जो प्रोस्पेरिटी है यानी कि जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी फायदे हैं वो सबको मिलने चाहिए। एंड फाइनेंशियल एफिशिएंसी होनी चाहिए। व्हेन पब्लिक फंड्स आर एलोकेटेड विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर एंड डाइवर्सिटी, जब हम पब्लिक फंड्स को एलोकेट करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर के हिसाब से और डाइवर्सिटी के हिसाब से, द होल सोसाइटी बेनिफिट्स, तो इसका बेनिफिट सोसाइटी के हर एक तबके को मिलेगा, है ना, यानी कि सबको मिलेगा सोसाइटी के अंदर। अब हमारे पास अगला पार्ट क्या आता है,
हाउ जेंडर बजटिंग प्रमोट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी कि जेंडर बजटिंग जब हम करते हैं तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एफिशिएंसी किस तरीके से आती है, तो ये समझना चालू करते हैं। तो अब इसके भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट है हमारे पास कि जेंडर बजटिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे लेके आता है। पहला पॉइंट क्या है, इंप्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या आया कि रिसोर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लोगों के बीच में बटे हुए हैं। अब एक लॉजिक वाली बात ये होती है कि जब रिसोर्सेज सबको ही मिलेंगे तो यानी कि सबको प्रॉपर फैसिलिटीज मिल रही हैं, सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ठीक है, सबको अच्छा सैनिटेशन मिल रहा है, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिल रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी में हर एक पर्सन जो है वो अलग अलग एक्टिविटी और सोसाइटी के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। क्यों? क्योंकि अब सबके पास प्रॉपर स्किल भी है, सबके पास प्रॉपर नॉलेज भी है, सब इकोनॉमी में पार्ट भी लेना चाहते हैं, है ना, और उन्हें हिस्सा मिल भी रहा है इकोनॉमी के अंदर। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है ना वो तेजी से बूस्ट होना चालू हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे है, अगर हम रिसोर्स एलोकेशन को इम्प्रूव करते हैं तो व्हेन गवर्नमेंट्स एलोकेट रिसोर्सेज, जब गवर्नमेंट एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को एंड फंड्स को इन जेंडर सेंसिटिव मैनर, खासकर जेंडर सेंसिटिव मैनर में, तो इनइक्वालिटी तो खत्म होगी ही मैन और वुमेन के बीच में, जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। दे कैन बेटर टारगेट सेक्टर्स एंड प्रोग्राम्स दैट बेनिफिट बोथ वुमेन एंड मेन, जिसका बेनिफिट वुमेन को भी मिलेगा और मेन को भी मिलेगा। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंक्रीज्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। यही नहीं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अभी मैंने आपको समझाया, जब सबके पास प्रॉपर रिसोर्स होंगे, प्रॉपर एक अच्छी हेल्थ होगी, हेल्थ केयर सिस्टम होगा, फैसिलिटीज होंगी, एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, स्किल्स होंगी, तो भाई लोग काम क्यों नहीं करेंगे? तो लोग काम करेंगे, उन्हें काम मिलना भी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी भी चाहिए, तो लोग काम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब बात ये भी है कि अगर लेबर फोर्स बढ़ता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि हम जो है जो भी फर्दर प्रोडक्शन है उसको हम बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम एक्स्ट्रा रिवेन्यू, फॉरेन एक्सचेंज, सारी चीजें जो है जनरेट कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा, इकोनॉमी को मिलेगा। लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लोग जब लेबर फोर्स राइज करेगा तो लोगों को इनकम मिलेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा, यानी कि हम अपनी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को हर तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास है दूसरा पॉइंट, इंक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। जेंडर बजटिंग फंड्स इनिशिएटिव, तो जो जेंडर बजटिंग होता है वो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स लेके आता है, लाइक अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, एक अफोर्डेबल चाइल्ड केयर होगा, बच्चों का ध्यान प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा। पेरेंटल लीव यानी कि जब कोई पर्सन या फिर खासकर जब कोई फीमेल मान लो पेरेंट्स बनने वाली हैं या फिर कुछ भी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है ना उन्हें लीव्स मिलेंगी ताकि अपने बच्चों का ध्यान रख सके, ठीक है। इससे कि हमारे देश में सिस्टम है भी है कि अगर आप देखो, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसे उस टाइम पे छुट्टीज पे भेज दिया जाता है कि आपको जो है ना किसी भी तरह का कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको आराम करना है, ताकि जो चाइल्ड है उसकी नरिशमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाए, है ना। और कुछ टाइम जाता है उसकी ग्रोथ के लिए भी कि जब वो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जब डिलीवरी हो जाएगी तो कुछ टाइम आपको और मिलेगा उसको ध्यान रखने के लिए। उसके बाद आप वापस जॉब को ज्वाइन कर सकते हो, और ये नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, सैलरी मिलेगी उस टाइम पे। और ये जो चीज़ है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उस टाइम पे भी सैलरी जो है उन्हें बेसिक जो भी उनको सैलरी मिलती है वो पे की जाएगी लीव के बावजूद भी। एंड स्किल्स ट्रेनिंग फॉर वुमेन, और यही नहीं, वुमेन्स के लिए जो है ना स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी होने चाहिए, जहाँ पे वुमेन जो है वो नई नई स्किल्स को अप्लाई करके कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इकोनॉमी की तरफ। तो सच प्रोग्राम्स मेक इट ईजियर फॉर वुमेन टू जॉइन एंड रिमेन इन द लेबर फोर्स। तो इस तरीके से जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं वो कहीं ना कहीं वुमेन के लिए ईजी बनाते हैं वो उनका लेबर फोर्स में काम करना, ठीक है, विच एक्सपेंड्स द पूल ऑफ अवेलेबल टैलेंट। तो कहीं ना कहीं जो टैलेंट हम लोग यूज नहीं कर पा रहे थे इकोनॉमी के अंदर, अब वो यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और तेजी से होनी शुरू हो जाएगी, इनकी बूस्ट करना शुरू कर देगी। तो ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आया। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट ये होता है कि हम लोग नहीं बोलते कि जब हम एक लड़की को पढ़ाते हैं, एक बेटी को पढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी फीमेल को पढ़ाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसकी पूरी फैमिली को पढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब
एक मैन पढ़ता है, एक बॉय पढ़ता है, तो जनरली करता क्या है, अपनी स्किल्स के वजह से बाहर जॉब करता है, फैमिली के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाता, लेकिन यानी कि वो उसका पूरा दिमाग आ जाता है कंपनी की ग्रोथ में। लेकिन जब एक फीमेल पढ़ती है, एक लड़की पढ़ती है, तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली की नरिशमेंट का ध्यान रखती है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती है, अपने बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान देती है। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं जब एक फीमेल पढ़ती है तो उसके रिटर्न्स जो है ना मल्टीपल रिटर्न्स आते हैं, उसी के लिए ये वर्ड यूज किया गया है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो व्हेन वुमेन कंट्रोल मोर ऑफ हाउस होल्ड इनकम, जब वुमेन के पास ज्यादातर हाउस होल्ड इनकम होती है, दे टेंड टू स्पेंड मोर ऑफ इट, तो वो ज्यादा खर्चा भी करना चाहती है, मोर ऑफ इट ऑन फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटी, अपनी फैमिली के लिए और अपनी कम्युनिटीज के लिए भी। मल्टीप्लायर इफेक्ट मींस दैट फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन वुमेन, कि जब हम वुमेन में एक भी डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, अप टू $9 आर जनरेटेड इन सोशल लैंड इकोनॉमिक रिटर्न्स। तो रिटर्न्स जो है ना $9 के, यानी 9 टाइम्स मान लो आपने $1 इन्वेस्ट किया, $9 आपको बदले में क्या हो गए, मिल गए। तो ये होता है रिटर्न जनरेट करना जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी फीमेल के ऊपर, किसी भी वुमेन के ऊपर। तो इसी को मैं क्या बोल के चलते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट बोल के चलते हैं। फोर्थ में पॉइंट क्या आता है, इंप्रूव्ड गवर्नेंस। अब गवर्नेंस भी इंप्रूव होगा, वो कैसे, अ गवर्नमेंट दैट एक्टिवली एंगेजेस इन जेंडर बजटिंग, जब एक जो गवर्नमेंट होती है वो एक्टिवली ध्यान देती है कि जेंडर बजटिंग पे, कि भाई सबको रिसोर्सेज में ना बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, तो उनकी कमिटमेंट होती है ट्रांसपेरेंसी की तरफ, कि भाई हम जो भी इनकम एलोकेट कर रहे हैं वो सब आप लोगों के सामने है, लोगों को पता लगना चाहिए कि उनकी जो टैक्स भरा हुआ पैसा है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनता है, वो गवर्नमेंट बजट में कहां पे खर्च कर रही है, फुल्ली ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मेरा। और वैसे ही मानना है, आधा करप्शन तो यूं ही हो जाता है कि गवर्नमेंट पैसा देती तो जरूर है, लेकिन वो पैसा रिश्वत में इतनी जगह बढ़ जाता है कि वो रियलिटी में बहुत कम यूज हो पाता है उस काम के लिए जिस काम के लिए पैसा एलोकेट किया गया था। इसलिए हर एक टाइम जो है ना ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है। अब जैसे गवर्नमेंट ने हमारे आधार कार्ड्स को, पैन कार्ड को बैंक से लिंक करवा रखा है, ताकि लोगों के बारे में पता रहे कि लोग पैसा कहाँ से आ रहा है, लोगों के पास कहाँ वो खर्च कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, हर जगह हमारे डॉक्यूमेंट्स यूज हो रहे हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं किया जा सकता। मानता हूँ कुछ फील्ड्स जो है ना वो होती है, क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश का वर्ड दिया, कॉन्फिडेंशियल, सॉरी, कुछ फील्ड्स कॉन्फिडेंशियल है, आप डिफेंस सेक्टर के बारे में नहीं बता सकते। कुछ चीजें और भी हैं, रॉ, IB, CBI, ये चीजें जो आप नहीं बता सकते। लेकिन कुछ फील्ड्स तो ऐसी हैं जो जहां पे आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, सड़कें बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाने में, तो वहां पे फुल ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता लगे भाई कि हमारा जो टैक्स का पैसा जा रहा है वो सिर्फ खर्च कहाँ हो रहा है, पब्लिक फैसिलिटीज कुछ मिल नहीं रही, इतना पैसा चाहता कहाँ है। टैक्स में तो आप हर जगह से टैक्स वसूलना चालू करके बैठे हो आप, ठीक है, मूवीज पे टैक्स, एजुकेशन पे टैक्स, हर एक बेसिक नेसेसिटी पे टैक्स, हर जगह टैक्स तो लग ही रहा है। जीएसटी तो हर जगह लग रहा है, मानता हूँ इनकम टैक्स सब नहीं भरे, पर जीएसटी तो सब भर रहे हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक जो भी कुछ भी कंजप्शन करता है उस पर सब पे जीएसटी लगा हुआ है। तो फिर उसका बेनिफिट कहाँ है, तो वो जो है ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है ना जब टैक्स अपने अमाउंट को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वहाँ पे कमिटमेंट रखती है ट्रांसपेरेंसी, कि हम बताएंगे कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ है। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी बनती है गवर्नमेंट की कि बताए उस पैसे का यूज कैसे कैसे किया गया है, ठीक है, और सही तरीके से यूज हो पा रहा है या नहीं यूज पा रहा, और फेयरनेस रखे लोगों के बीच में। यूं ना कि कागजों में कुछ और लिखा हुआ है, पॉलिसी कुछ और लेके आई, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के टाइम में पता लगा कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो सिर्फ कागजों पे स्कीम्स लाने से कुछ नहीं होगा, उसे रियलिटी में भी लेके, यानी कि एग्जीक्यूशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो एग्जीक्यूशन भी होते हुए दिखाना पड़ेगा। तो ये सब हमारे पास जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए किसके, बजट, सॉरी, जेंडर बजट की, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट का, तो ये हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। कुछ कंसेप्ट अभी और चैप्टर के, अभी तो वैसे इन्वायरमेंट भी बाकी है, क्योंकि हमें यहाँ पे जेंडर की बात भी करनी थी और इन्वायरमेंट की बात भी करनी थी। तो इन्वायरमेंट तो अभी पूरा का पूरा बाकी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की आने वाली वीडियो में। फिर से बात करते हैं लेसन नंबर 3 के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, और ये हमारी लेसन नंबर 3 के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है। यानी कि यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 3 जो है क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो जो लेसन नंबर 3 था हमारे पास वो क्या था, यूनियन बजट, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। तो जेंडर के अकॉर्डिंग बजट कैसे डिटरमाइन होता है तो हम देख चुके हैं। अब हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट के ऊपर बजट एलोकेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन की।
तुम सब जानते हैं कि भाई इन्वायरमेंट को अच्छा रखना ये जो है वो हर एक पर्सन का यहाँ पे क्या है, काम है ना। जैसे कि हम सब जो हैं इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, क्योंकि हमें सारे रिसोर्सेज जो भी बेसिक रिसोर्सेज चाहिए वो सब कहाँ से मिलते हैं, इन्वायरमेंट से मिलते हैं। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है, यानी कि हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्वायरमेंट को भी क्या रखेंगे, क्लीन रखेंगे, बेहतर रखेंगे और ऐसा रखेंगे कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी इस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो ये तो हो गई, लेकिन बात यही सबसे होंगी कैसे, इसका मतलब क्या है कि हमें जो है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, है ना। यानी कि बजट मेंटेन होना चाहिए इन्वायरमेंट के ऊपर भी, यानी कि हम अपने टोटल पैसे का कितना पैसा जो है इन्वायरमेंट के ऊपर भी लगाने वाले हैं, ताकि हम इन्वायरमेंट को बेहतर रख सकें। अगर कोई चीज़ पॉल्यूट हो रही है उसे साफ कर सकें, और अगर कोई भी कंपनी ऐसी है, कोई भी फर्म ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हमें पनिश करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट हार्म ना हो। क्योंकि इन्वायरमेंट हार्म होगा तो सिंपल सी बात है, हम चाहे कितनी रिसोर्स को एलोकेट कर लें, कितना ही अच्छा कर लें, अब सोशली टेक्नोलॉजिकली कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इन्वायरमेंट ही हमारे अगेंस्ट हो जाएगा तो सब कुछ कहीं ना कहीं बर्बाद होता दिखाई देगा, या फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल हम देख भी रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है, इतनी चीज़ें क्रिटिकल हो चुकी हैं कि एक तो एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सी चीज़ें जो है ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है। और जब इन्वायरमेंट को हम हार्म करेंगे तो इन्वायरमेंट हमें हार्म करेगी, उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो ह्यूमन बीइंग को भी भुगतना पड़ रहा है। लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो नुकसानदेह हैं, फॉर एग्जांपल ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है जिसकी वजह से यूवी रेज अर्थ के ऊपर आ रही है। तो बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट को हार्म करने की वजह से। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट समझते हैं जिसके जरिए हम जो है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को ठीक कर सकते हैं, फिर इन्वायरमेंट को ठीक रख सकते हैं। अब वो समझते हैं। तो इन्वायरमेंट बजट्स प्रोवाइड द फंड्स फॉर एवरीथिंग फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन टू प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज टू ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि इन्वायरमेंट बजट में वो हर एक चीज आती है कि सबसे पहले क्या, कि हमें फंड प्रोवाइड करना है। अब फंड किस चीज के लिए? फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन, ताकि हम पॉल्यूशन को क्लीन कर सके, टू प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज। कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो लगातार खत्म होने के कगार पे आ चुकी हैं, यानी कि जो बिल्कुल ही मुश्किल में है। फॉर एग्जांपल हम सेव टाइगर की बात करते हैं, और सिर्फ ये सेव टाइगर नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे जो है ना खत्म होते चले जा रहे हैं। अब वो खत्म हो रहे हैं, यानी कि इंडेंजर्ड है, कुछ इंडेंजर्ड है, कुछ खत्म भी हो चुके हैं, कुछ की स्पीसीज बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलती हमें। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के पॉल्यूशंस की वजह से। तो दे पावर द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोटेक्शंस। तो अब जो ये बजट है कहीं ना कहीं इसमें हम ऐसी पॉलिसीज की बात करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स की बात करते हैं और प्रोटेक्शंस की बात करते हैं दैट शेप आवर रिलेशनशिप विद नेचुरल वर्ल्ड। जो कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप बनाएगा, वो भी एक बेहतर रिलेशनशिप बनाएगा एक नेचुरल वर्ल्ड के साथ। यानी कि बिना एनवायरनमेंट के ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। अब क्या फायदा इतने रिसोर्सेज से कलेक्ट करने का अगर हम जिंदा ही ना रह पाए तो इससे बढ़िया क्या है कि जितना मिला है उतना बहुत बढ़िया है। रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज मत करो कि कहीं ना कहीं वो हार्मफुल बंदा चला दे, किस चीज के लिए? इन्वायरमेंट के लिए। और इसके जिम्मेवार सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, हम आम लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं जो इन्वायरमेंट को लगातार पॉल्यूट कर रही है और उसकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेते। यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का यूज़ बंद कर देना चाहिए, पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए, जूट बैग यूज़ करने चाहिए जहाँ पे हम कभी भी सामान लेने जाते हैं। ऐसा सिर्फ हम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट जो बैन कर रही है पॉलीथीन्स वगैरह को, क्योंकि हम सब जानते हैं प्लास्टिक जो है वो क्या है हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है, ठीक है, जो जल्दी से बायोडिग्रेडेबल मतलब जो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है। डिकम्पोज होता ही नहीं है ना, तो इसलिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, उसे डिकम्पोज करना। तो जिस चीज़ की वजह से ना हमें कहीं ना कहीं उसका यूज़ जो है कम करना चाहिए। जितना फालतू प्लास्टिक इस दुनिया में आएगा, पोल्यूशन लगातार जो है क्या होगा, राइज करता रहेगा, ठीक है। तो अब समझते हैं व्हाई इज द इन्वायरमेंट बजट मेड। इन्वायरमेंट का बजट बनाया क्यों जाता है, वो तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल बजट्स एग्जिस्ट टू हेल्प प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट। तो ये सब क्यों है? हमारे प्लेनेट को बचाए रखने के लिए, फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ताकि आने वाली जनरेशंस भी इसके अंदर सर्वाइव कर पाए। वरना जिस लेवल का पोल्यूशन चल रहा है, चाहे वो एयर के लेवल पे हो, वाटर के लेवल पे हो, ठीक है, फूड जो हम खाना खाते हैं वो भी पोल्यूटेड है, ज़्यादातर केमिकल्स के बना हुआ है। तो ऐसे केसेस में फ्यूचर जनरेशन का सर्वाइवल इस अर्थ पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट्स एलोकेट फंड्स, तो गवर्नमेंट जो है फंड्स को एलोकेट करती है ईच ईयर स्पेसिफिकली फॉर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स, ताकि इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स चलाए जा सके, इनिशिएटिव्स लिए जा सकें बहुत सारे।
जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, कि वाटर लगातार पॉल्यूट हो रहा है, तो आपने सुना होगा एक गैप करके प्रोग्राम था, गंगा एक्शन प्लान बोलते हैं हम इसको, जहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हम गंगा के पानी को साफ कर पाएं, है ना। पर वो कहीं ना कहीं फेल रहा। वैसे उससे फालतू गंगा का पानी तो सिर्फ कोविड में साफ हो गया था, क्योंकि कोविड में लोगों ने निकलना बंद कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ह्यूमन बीइंग की भी गलती है कि भाई हम सब जो है कहीं ना कहीं सारा कचरा, या फिर हम सब तो नहीं बोलेंगे, या फिर जो भी गाँव वगैरह के आसपास लोग रहते हैं जहाँ पे नदियाँ निकलती हैं, उसी में सारा गंदा पानी, उसी में भैंसें नहा रही हैं, उसी में सारा गंदा कचरा फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार पोल्यूशन जो है राइज करता रहता है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यही गलतियाँ करते हैं। वो करते क्या है कि जो भी केमिकल वाला वाटर है या फिर जो भी पोल्यूटेड वाटर है उसको बिना रिट्रीट किए सीधा ही नदियों में बहा देती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, वो नदियों का पानी तो पोल्यूट होगा ही होगा। दूसरी बात, एक्वेटिक एनिमल्स है ना, उनके लिए भी खतरा बन जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पानी पे ही जिंदा है। अब वो किस चीज़ पे जिंदा रहेंगे, तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी क्या बन जाएगा, वो खतरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ दिक्कतें हैं फॉर स्टार्टर्स, ठीक है। अब हम जब हम बात करते हैं स्टार्टर्स की, तो इन्वायरमेंट इज इन क्राइसिस। तो इन्वायरमेंट किस में होता है हमारे पास, यहाँ पे क्राइसिस के अंदर होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट हमारे पास किस में, इसमें क्राइसिस में है। क्लाइमेट चेंज इज एक्सेलरेटिंग, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, लगातार जो है ना क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग पोल्यूशन देखो लगातार राइज कर रहा है, किसी भी तरह का पोल्यूशन हो। एंड बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लाइन, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो लगातार घटती चली जाती है, लगातार जो है क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि लोग जो हैं कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड हैं, बहुत सी स्पीसीज इंडेंजर है, लगातार खत्म होती चली जा रही हैं। एंड एट अलार्मिंग रेट, और नहीं है तो अलार्मिंग रेट के ऊपर है अगर खत्म नहीं हुई है तो इन्वायरमेंटल बजट्स प्रोवाइड एसेंशियल फंडिंग फॉर थिंग्स लाइक। तो यहाँ पे काम किसका आता है, इन्वायरमेंटल बजट का, जो कहीं ना कहीं एसेंशियल फंडिंग प्रोवाइड करती है कुछ चीज़ों के लिए। वो कौन कौन चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आया वो क्या आया, ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, कि भाई हम जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इस तरह के सोर्सेज यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके जरिए एक तो पोल्यूशन नहीं होगा, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस होंगे। दिस इज क्रूशियल टू मिटिगेटिंग द वर्स्ट इफेक्ट्स टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज के पीछे, क्योंकि हम जो ग्रीन हाउस एमिशंस करते हैं उसकी वजह से लगातार ग्लोबल वार्मिंग राइज कर रही है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार राइज करता जा रहा है। तो एक पॉइंट ये आया। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कंजर्विंग नेचुरल हैबिटेट्स। हम जो है नेचुरल हैबिटेट्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज, और यही नहीं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज को एज ह्यूमन एक्टिविटी एक्सपेंड्स। जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटी एक्सपेंड होगी, वी मस्ट सेफगार्ड द वाइल्ड स्पेसेस, ठीक है। तो हम जो है कहीं सेफगार्ड कर सकते हैं वाइल्ड स्पेसेस दैट रिमेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए कुछ एरिया छोड़ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये दो पॉइंट हमारे पास हो गए। थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन। हम जो है वो वेस्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि वेस्ट जो है, वेस्ट मटेरियल कम से कम हो, पोल्यूशन कम से कम हो। फंड्स आर नीडेड, लेकिन इन सब चीज़ों में क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए वेस्ट मटेरियल और पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो फंड्स आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट रिसाइकलिंग, क्योंकि हमें चीज़ों को रिसाइकिल करना पड़ेगा। जो भी वेस्ट मटेरियल जैसे पॉलीथीन वगैरह है या फिर कोई भी चीज़ जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, तो हमें रिसाइकिल करनी चाहिए, पर इन सब चीज़ों में पैसा लगता है। इम्प्लीमेंट रिसाइकलिंग प्रोग्राम, क्लीन अप टॉक्सिक साइट, जो बहुत सारी टॉक्सिक साइट्स है उसे हमें क्लीन करना चाहिए। एंड इन्फोर्स इन्वायरमेंट रेगुलेशंस, और यही नहीं, हमें इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस भी बनाने होंगे। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस यानी कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को पहले तो क्लीन करें, उसके बाद उसे रेगुलेट कैसे करना है, यानी कि फ्यूचर में भी वो चीज़ कैसे हमें जारी रखनी है, वो चीज़ हम बात करते हैं इसके अंदर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के अंदर। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो क्या आता है, रिसर्च एंड इनोवेशंस। हमें रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर काम करना चाहिए, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी चाहिए जो कॉन्स्टेंटली डेवलप करते रहें और एड्रेस करता रहे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को इन अ सस्टेनेबल वे। यानी कि हम जो है लगातार ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर कोशिश करनी चाहिए जिसके जरिए हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अंदर जितने चैलेंजेस आ रहे हैं उन सबको हम यहाँ पे समझ सकें और उन्हें सोल्व कर पाए। और हमेशा ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करें जिसके जरिए पॉल्यूशन कम से कम हो, है ना। क्योंकि मेन दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज़ की है, पॉल्यूशन की। क्योंकि अब हम सब जो है ना कहीं क्या हो चुके हैं, डिपेंडेंट हो चुके हैं अलग अलग चीज़ों पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हीकल्स है,
अब व्हीकल्स जो पेट्रोल पे चलती हैं, एक तो पहली बात पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, कोल, ये सब क्या है, एक तो पोल्यूशन तो करते ही करते हैं, उल्टा क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो एक टाइम पे पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वो भी जरूरी है कि अगर मैं फ्यूचर में भी अपनी सारी चीजें यूज करनी है तो मैं कहीं ना कहीं अपने आपको शिफ्ट करना पड़ेगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ। दूसरा, हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा पोल्यूशन से ऐसे एनवायरमेंट की तरफ जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, क्योंकि आने वाले जनरेशन को अगर हमें जिंदा रखना है या फिर आने वाली जनरेशन हमें चाहिए कि यहाँ पे आए, इस अर्थ पे रहे, रहने लायक जगह बनी रहे अर्थ, तो ऐसे केसेस में हमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी इन्वायरमेंट को लेके आ रही हैं वो सोल्व करनी होंगी। इसको लेकर अलग मीटिंग्स भी होती हैं ताकि हमें इन्वायरमेंट पे आई प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। अब बात आई प्रॉब्लम सोल्व करने का बेनिफिट क्या हुआ। एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम जो है अच्छे तरीके से जी पाएंगे, वो तो चलो सबसे अच्छी बेनिफिट वाली बात है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो हमें बेनिफिट देंगी, वो समझ सके करके। पहले समझते हैं इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ आउटकम्स की। पब्लिक हेल्थ आउटकम्स क्या क्या इंक्रीज कर बढ़िया कर सकते हैं। पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, क्लीन एयर एंड वाटर। भाई सबसे ज्यादा अगर हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, वो दो चीजें होती हैं, एक एयर, दूसरा वाटर, है ना। फूड भी कंज्यूम करते हैं बट मोस्टली हम जो है ना एयर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के तो सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, और वाटर के बिना भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, पर दोनों ही आज के टाइम में पोल्यूटेड है। वाटर पोल्यूटेड है कुछ केमिकल्स की वजह से, एयर भी पोल्यूटेड है केमिकल्स की वजह से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो है ना पोल्यूशन के पार्टिकल्स या फिर बहुत सारे केमिकल्स जो है हवा में लगातार जा रहे हैं जो कि एयर को ही पोल्यूट कर रहे हैं। तो दोनों का बेटर होना बहुत जरूरी है ताकि हमारी हेल्थ जो है वो फ्यूचर में क्या रह सके, बेटर रह सके। दूसरा सेफर कम्युनिटीज। अब सेफर कम्युनिटीज है सारे एक ही पॉइंट। सेफर कम्युनिटीज का मतलब क्या है कि ऐसी कम्युनिटीज बनाई जानी चाहिए जो बिल्कुल क्या हो, सेफ हो, हैप्पी हो, या फिर ऐसी जगह हमें रहना चाहिए जो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि कम्युनिटी जो बिल्कुल बढ़िया कर देनी है हमें, है ना, कि जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे रिसोर्सों का यूज कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, उल्टा ग्रीन इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं जिनसे उनकी सेहत भी क्या रहेगी, बनी रहेगी। तो सेफर कम्युनिटीज होनी चाहिए। तीसरा एक्सेस टू नेचर। हमारे आसपास नेचर जो है वो मौजूद होना चाहिए। नेचर वही मैंने बात करी ना, ग्रीन जो चीजें हैं जैसे कि हरियाली जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम सब लोग आपने देखा होगा जो भी जनरली जो मैं मानता हूँ कि बढ़िया क्वालिटी के लोग अपनी एक हैबिचुअल में एक हैबिट लेके आते हैं, ठीक है, उनको हैबिचुअल होते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने के, खासकर पार्क के अंदर, ठीक है, या फिर शाम को इवनिंग वॉक पे जाते हैं, ठीक है, वो सब हैबिचुअल होते हैं चीज़ों के। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखना होता है, सेहत पे फोकस करना होता है। तो वो कहीं ना कहीं अपने दिन का 1-2 घंटा ऐसी जगह बिताते हैं जहाँ पे प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ना कि बंद कमरों के अंदर। तो एक्सेस टू नेचर होना चाहिए सबके लिए, ठीक है। फोर्थ, सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए फ्यूचर जनरेशंस को लेके। अब सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर जनरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें ग्रोथ जो है ना वो इस तरीके से करनी है जिसका बेनिफिट तो हम आज की जनरेशन को तो मिल ही रहा है अब, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इतना पोल्यूशन कर चुके हैं, इतनी चीजें डेवलप कर चुके हैं कि एनवायरनमेंट का नुकसान भी हो रहा है, बट हमें वहाँ पे ग्रोथ भी नजर आ रही है। लेकिन हमें ग्रोथ इस तरीके से करनी है जिसका बेनिफिट आने वाली जनरेशंस भी ले पाए, और वो कब ले पाएगी, जब इन्वायरमेंट बढ़िया रहेगा। अगर इन्वायरमेंट ही सुटेबल नहीं है, अगर इन्वायरमेंट ही अगेंस्ट हो गया, इन्वायरमेंट में ही जीने लायक चीजें नहीं बची, तो सिंपल सी बात है उस ग्रोथ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आने वाली जनरेशंस को। तो वही चीज यहाँ पे है, सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ये होना बहुत जरूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन इस दुनिया में आ पाए, सर्वाइव कर पाए और उस ग्रोथ का बेनिफिट ले पाए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए यहाँ पे, तो चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है ना ये इन्वायरमेंट बजट जो है पार्टिसिपेट करवाता है। पहले समझते हैं इन्वेस्टिंग इन ग्रीन इंडस्ट्री। हमें ग्रीन इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। ग्रीन इंडस्ट्री यानी कि अब बिजनेस का शिफ्ट करने टाइम आ गया है कि ज़्यादातर बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ, यानी कि हम ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करें, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करती हूँ, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, ठीक है। तो वो कब होगा, जब हम ग्रीन इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ेंगे, और ऐसी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा भी देना चाहिए जो कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी जनरेट करने में मदद कर रही है, या फिर इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रीज के लिए एज अ फ्यूल ग्रीन एनर्जी जनरेट कर रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग इन ग्रीन इंडस्ट्रीज, तो हमें इस तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सर बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होंगे, दूसरा पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, और यानी कि इन्वायरमेंट भी जो है कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाएगा फ्यूचर में। तीसरा कॉस्ट सेविंग होगा। कॉस्ट सेविंग क्यों होगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं कॉस्ट सेविंग की तो कॉस्ट भी बचती है इन चीज़ों में, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ों को, जैसे हमने बात करी, इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं,
है ना। और अगर हम पुरानी ही चीज़ों से नई नई चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी क्या होती है, बिजनेसेस की बचती है। इसके अलावा जब हम ग्रीन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ग्रीन एनर्जी यूज़ करने की बात कर रहे हैं, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जब हम ऐसी एनर्जी यूज़ करेंगे जो जल्दी से खत्म नहीं होगी, यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिनको बनने में लाखों करोड़ों साल नहीं लगते, पेट्रोल, डीजल, कोल की तरह, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बचेगी। क्योंकि अब आप देखते हो पेट्रोल, डीजल हो, ऐसे फ्यूल्स हो जिनका रेट लगातार बढ़ रहा है। क्यों रेट लगातार बढ़ रहा है? उसका मेन रीजन है क्योंकि खत्म होने वाले हैं, इनकी डिमांड खत्म नहीं हो रही है, बट ये खत्म हो सकते हैं फ्यूचर में, और इनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। तो जिस चीज़ की वजह से हम इन चीज़ों पर इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और इनकी डिमांड बढ़ने की वजह से और इनकी क्वांटिटी लिमिटेड होने की वजह से प्राइस लगातार बढ़ते हैं। तो कॉस्ट सेविंग कहाँ से होगी? कॉस्ट सेविंग कब होगी? जब हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे या फिर ग्रीन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट यूज करेंगे। तीसरा, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? जब हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे, यानी कि अच्छा वाटर होगा, अच्छी हेल्थ होगी लोगों की, लोग खुश रहेंगे, ठीक है, एयर पोल्यूशन बिल्कुल कम होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले तो नहीं होना चाहिए एयर पोल्यूशन, है ना, मतलब इसको हम बोलते हैं ना AQI काफी कम होना चाहिए, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं कि भाई वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए सबसे कम। जैसे कि अभी देखो दिल्ली का AQI पहले और 50 से नीचे आया था जब बारिश हुई थी ना बीच में रक्षाबंधन के आसपास, उस टाइम पे तो AQI से नीचे आ गया था। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली की एयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश ही प्योर रख सकती है, वरना तो दिल्ली का AQI हमेशा 200+ ही रहता है। तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या, लोग जो है यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। लोग क्यों सोचेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक तो देखो हमारे कंट्री में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं इंडिया की, अगर कुछ चीज़ों को हम सुधार ले तो ठीक है, अगर पॉल्यूशन से मर गया तो भाई कंज्यूमर्स की कोई कमी नहीं है हमारे वहाँ, तो फॉरेन कंट्रीज हमारे वहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है। पर सिर्फ इन्वेस्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि रिसोर्सेज बहुत घटिया है। अगर रिसोर्सेज पर हमने ध्यान दे लिया तो वो हमारी कंट्री में आएंगे, और रिसोर्सेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अगर ये सब बेटर कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए पैसे का, तो हम बाकी फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज काफ़ी चीप रेट पे अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो आएंगे हमारे वहाँ। क्या आएगी? नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्डाइज करेंगे, कि बहुत सारे बेनिफिट हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और फैसिलिटीज़ को अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, तो ये सब बेनिफिट मिलेंगे, तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। बता दिया, पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं पॉइंट्स, मैंने सिर्फ लिखे हैं, इसलिए मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ हर एक चीज़ को। फोर्थ, टूरिज्म पोटेंशियल। टूरिज्म पोटेंशियल, भाई टूरिज्म भी तो एक बिजनेस ही है, वो भी राइज करेगा। हमारी बहुत सी स्टेट तो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे जिंदा है ना। अब टूरिज्म कब बढ़ेगा? जब हमारी कंट्री में प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर होगा। जैसे मैं बीच में बात करता हूँ, एक शायद मेल और फीमेल ना किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में घूमने आए थे, उनको वो जब घूमने आए तो उन्हें कुछ लोगों ने परेशान किया बहुत बुरी तरीके से, आप मान लो असॉल्ट किया, ठीक है। तो उन लोगों ने भाई वो ब्लॉगर्स उन्होंने वीडियो बनाई कि हम किसी भी कंट्री में जाना पसंद करेंगे बट इंडिया में वापस जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गई? डेफामेशन इंडिया की, यानी कहीं ना कहीं लोग इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जो बोलते हैं ना असामाजिक तत्व जो हमारे आसपास रहते हैं लोग ऐसे, ठीक है, जो इंसान में गलती से पैदा हो गए हैं बट है अंदर से जानवर पूरे तरीके से, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पूरे इन्वायरमेंट को हार्म करके रखते हैं, लोगों को परेशान करके रखते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, जिनको शायद इंसानों में जन्म लेना नहीं चाहिए था बट है ऐसे कुछ लोग, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डेफामेशन भी कर रहे हैं। अब इसके लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर, कि भाई जो भी ऐसी हरकतें करता पाया जाए भाई तुरंत आओ, तुरंत सजा मिले, मतलब इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन तुरंत होनी चाहिए हर एक चीज़ की। दूसरा, जब हमारे देश में इन्वायरमेंट काफ़ी बेटर होगा, ठीक है, यानी कि घूमने फिरने की जगह काफ़ी अच्छी होंगी, वाटर जो रिसोर्स है वो काफ़ी बेहतर होगा, तो लोग जो है वो घूमने आएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ मान लो आसपास हरियाली है, बिल्कुल ग्रीनरी जैसा मौसम है, एक नंबर की जगह है। और इंडिया में डाइवर्सिटी की कमी हो भी नहीं है। इंडिया में ऐसी भी जगह है जहाँ पे गर्मी एक्सट्रीम लेवल पे मिल जाती है, आप साउथ में चले जाओ। इंडिया में ऐसी जगह भी है जहाँ पे पूरे टाइम बर्फ रहती है, आप नॉर्थ की तरफ चले जाओ। तो इंडिया में टूरिज्म के ऊपर बहुत पोटेंशियल है, अगर हम अपने बेसिक रिसोर्सेज पे, अपने बेसिक एनवायरनमेंट पे काम करना शुरू कर दे तो लोग जो है वो हमारी कंट्री में आना पसंद करते हैं, आएंगे, और जिसकी वजह से टूरिज्म जो है वो बड़े लेवल पे लेके जाया जा सकता है, यानी कि टूरिज्म का बिजनेस भी ग्रो होगा। तो ये तो हमने देख लिया कि जब हम एनवायरनमेंट के ऊपर काम करेंगे तो किन किन चीज़ों पर हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको इन्वायरमेंटल बजट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाए, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत रह जाए ना, कमेंट बॉक्स खोले में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा अपने आने वाली वीडियोस में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए, यहाँ पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।